नमस्कार साथियों। आज हम एक कहानी सुनेंगे मजबूती रिश्तों की। देखिए, रिश्तों की जो मजबूती वो आदर्शवाद पर ही निर्भर करती है, ये बात सही है। पर कैसे किसी भी परिस्थितियां हो और यदि हम आदर्शवादी स्थितियों को रखते हैं सामने, तो रिश्ते मजबूत बने रह पाते हैं। बस ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी आया है कि चलिए आनंद लीजिए। आज ना बड़े दिनों के बाद स्वाति रास्ते में टकरा गई। और वैसे ना वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर जब देखो तब अपने आदर्शों से चिपकी रहती है। बहुत ही आदर्शवादी बालिका है, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। और मैं आजकल है ना इसी चक्कर में उससे थोड़ा बचकर चलने लगी हूँ। तो मैं ठहरी मनमौजी प्राणी, जो अच्छा लगा कर लिया, बुरा लगा छोड़ दिया। और बस, मुझे ये नहीं कि ये सही और वो गलत, मैं नहीं ध्यान देती। खैर, स्वाति से जब भी उसका हाल पूछूं, वो जाने कितने प्रश्नोत्तर उसी में से निकाल देगी और एक अच्छा खासा लेक्चर डाल देगी। अक्सर ऐसे ही होता है, पर आज ना वो कुछ अलग लगी मुझे। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर कुछ एक अजीब से भाव थे। मैंने उससे उसका फिर हालचाल पूछा, तो दबी हुई सी आवाज में बोली, ठीक हूँ, सुनाओ तुम्हारे क्या हाल है। मैं भी मस्त हूँ, मैंने भी अपने परिचित अंदाज में ही जवाब दिया। हाँ, तो थोड़ा मुस्कुराई, पर उसे ना मुस्कुराने में भी थोड़ा सा ऐसे लगा था कि मुश्किल लगी है। मैंने इस चीज़ को आसानी से टाल लिया, क्योंकि वो ना हर वक्त मुस्कुराती रहती, परिस्थिति कैसी भी। देखा, क्या बात है इस पर भी, सब कुछ ठीक तो है ना। हाँ हाँ, सब ऊपर वाले की मेहरबानियाँ है जी। हम तो सब ऊपर वाले की हाथ की कठपुतलियाँ हैं, बस उसी के नचाए नाच नाच रहे हैं। अब चौंकने की मेरी बात, ये कर्मवादी कन्या कब से भाग्यवती हो गई भाई। जरूर दाल में कुछ काला है। ये बुझी बुझी सी जो आवाज है ना, वो भी कुछ और ही बयां कर रही थी। खैर, तू चल अब घर, मेरा घर पास में ही है। बहुत दिनों बाद मिले ना आज, बहुत सारी बातें करनी। आज आज चल घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आज तो तू चलेगी मेरे साथ, मेरा घर यहाँ से पास में ही है, चल ना। वो बड़े प्यार से मुझे बोली, मगर मुझे ना मेरी वजह पर टुकी याद आ गई। वो बेचारा घर पे बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तो है ना, मैंने उसको टाल दिया कि नहीं, मैं किसी और दिन आऊँगी, उसको बता कर आऊँगी। और मैं अपनी राह पे चल दी। रास्ते भर मेरे ख्यालों में स्वाति ही छाई रही, क्योंकि मैं तो मस्तवाला प्राणी हूँ, मुझ पर किसी का ऐसे आसानी से प्रभाव नहीं पड़ता। और आखिर पड़े भी तो कैसे, मैं किसी के बारे में सोचती वोचती नहीं हूँ। मगर आज स्वाति मेरे ख्यालों में कुंडली मार के बैठी हुई थी। मैंने अपने ख्याल को थोड़ा झटकना भी चाहा, झटक नहीं पाई। और घर आकर कपड़े बदले, अक्कुल को बताया कि रास्ते में आज स्वाति मिली थी, कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। वो बोले, हो सकता है ज़रूर कोई परेशानी होगी, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ ही दिन पहले उसको कोर्ट में वकील के पास बैठे देखा था। थोड़ा मैं जल्दी में था तो बात तो नहीं हुई। अरे पूछना तो चाहिए था, तो वहाँ क्यों बैठी है। ये जरा गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, कौन सा वकील था वो। श्याम वर्मा। अरे वो क्या, वो जो विवाह और तलाक डिवोर्स वाले देखता है मामले। हाँ हाँ, वही श्याम वर्मा। ओह, इतना सुनते ना मैं भी परेशान हो गई। हालांकि कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा था, पर शायद कहते हैं ना, जहाँ दिल के तार जुड़े होते हैं तो कुछ चीज़ें शायद परेशान कर जाती हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं होता। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि
पता नहीं क्यों ये सब सुन के ना मुझे अजीब सी परेशानी हो रही। इस स्वाति की जो गृहस्थी है एक आदर्श परिवार के रूप में चल रही, वो तो सदैव कदम एक एक कदम फूक फूक कर रखती है भाई। अरे हम पति पत्नी रोज झगड़ते, छोटी मोटी बातों पर इतने झगड़े होते हैं कि पूछो मत। पर उसने उन दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ हो ऐसी बात तो कभी भी नहीं बताई। और हमारे झगड़े अक्सर वही सुलझाती है आकर, अरे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर हमारी दोस्ती करा के जाती है। वो दादी जी तरह चीख देख के जाती है कि देखो परिवार में यूँ अनबन है ना ठीक नहीं होती, तुम अपनी गृहस्थी में मिलजुल कर रहने का प्रयास किया करो। और पारिवारिक जो पत्रिकाएं आती हैं न्यूज़पेपर्स में, जो भी आता है कोई सुखी जीवन मजबूत रिश्ते, तो वो आलेख तो कभी छोड़ती ही नहीं है और मुझे और देती है, अरे इसे पढ़, अरे इसे पढ़, देख बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सटीक आलेख है। अरे छोटी मोटी बातें सब जानते हैं। हाँ मुझे पता है कि छोटी छोटी सी बातें हम सभी जानते हैं, पर जब अपने पर लागू करना होता है ना तब सब भूल जाते हैं। तो ये पढ़ते रहो ना तो थोड़ा सा क्या जानकारी मिलती रहती है, हम अपने आप को सजग कर पाते हैं, हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है सहजता से। तो हमको पढ़ना चाहिए, इससे हमें हमारी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। अरे बाप रे, ये तो लेक्चर है भाई, लेक्चर दे दे के मुझे पागल कर दूँगी। खैर मैं ना कभी कभी इन चीज़ों से झुंझला उठती थी। अरे सदैव हम ही दूसरों की खुशियों को क्यों ख्याल करें? जब हम दूसरों की खुशियों को ख्याल करते रहेंगे तो हमारी खुशियों को कौन रखेगा? हमारी खुशियों का क्या होगा? तो कहती है तो परिवार है ना, परिवार हमारी खुशियों का ख्याल रखने के लिए क्यों होता है। अरे कोई परिवार काम में नहीं आता, खुद की खुशी का ध्यान खुद को ही रखना पड़ता है। अरे दादी तेरे को अच्छे पति मिल गए हैं और सास ससुर तेरे पास है नहीं, इसलिए तू ऐसा कह सकती है। मेरे परिवार में रह के देख, ये आदर्श वाक्य ना सब भूल जाएगी। कैसे हमारे पति बच्चे सास ससुर और सारे परिवार के मिलकर ऐसा लगता है जैसे नींबू का जो अंतिम बूंद होती है ना, उस तरह से रस को निचोड़ लेते हैं और बाद में डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो स्थिति रहती है हमारी। यदि हम भी अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखेंगे ना तो डस्टबिन में पड़े निचड़े हुए जो नींबू हैं उनको भी हम पे तरस आ जाएगी। वो हंस कर कहती, अरे चिंता मत कर, तेरी समस्या का भी किसी न किसी दिन हल निकलेगा और मैं निकालूंगी, चिंता मत कर। क्योंकि जो सांस की आस होती है ज़िंदगी में हमारे आनंद को दुगना कर देने की ताकत रखती है और वास्तव में करती भी है। पर हम ही हैं जो इसे ज़िंदगी पर लगे ग्रहण की तरह झेलते हैं। हम क्यों झेले जब हम कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो हमें खुद को ही समझना होगा कि ये ज़िंदगी का आनंद हमें उठाना है और हम ही पाएंगे, क्योंकि वो होगी तभी वो आनंद होगा। वो हमारे लिए ग्रहण नहीं है परिवार। ये चीज़ जब तक हम सही तरीके से नहीं समझेंगे तो समस्या से भी हमें निजात नहीं मिलेगी, हम यही परेशान होते रहेंगे। वो अपनी रामायण बोल बाल के चली जाती और मैं तो थोड़े दिन में इन बातों को भूल भी जाती, मगर जब वो दोबारा मिलती ना तो फिर वो ऐसा लगता है मेरी समस्या पर इतनी सर्च करती आ रही है। अच्छा ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ? अरे बस बस तो बस अब लक्ष्य आ रहा है, बस पास नहीं है, सब समस्या मुक्ति मिलेगी। देखना अचानक तो अकुल ने मुझे टोका, ये क्या बड़बड़ा रही हो अकेले बैठे बैठे? कुछ कुछ मैं सच्ची कहूँ तो अपने आप से ही बातें करने लगी। मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि अकुल पास में बैठे वो क्या सोचेंगे। खैर मैंने अपनी झुर्री पिटाई और करवट बदल कर सोने का नाटक करने लगी, क्योंकि नींद तो मेरी आंखों से बहुत दूर थी। और मुझे ना कल उसके घर जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि ये जो शंका हुई है ना इसको मिटाने को मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर मैं अगले दिन सारा काम फटाफट निपटाया और दोपहर में पति घर पहुँच गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई, हाथ के काम छोड़कर आई और अपने कमरे में ले गई और एसी का स्विच ऑन करके मुझे बिठाया और खुद बातें कर दी। अरे तुम कहाँ, जल्दी बैठो ना, मैं तुमसे बातें करने आई हूँ। अरे पानी लेने जा रही हूँ
अच्छा हाँ, अच्छा जल्दी खेल लिया। और फिर जैसे वो पानी लेकर आई ना, देखो मुझे बात करना सच्ची कहूँ तो नहीं आता, धीरे से सीधे से अपनी बात को थोप देती हूँ। तो मैंने सीधे अपना प्रश्न डाल दिया, तुम एडवोकेट श्याम वर्मा के पास क्यों गई थी? मेरे हस्बैंड ने तुमको वहाँ देखा था। एकदम अप्रत्याशित प्रश्न उस पर लगा। बेचारी वो भी हैरान थी, उसे इससे कैसे पता चल गया। पर फिर भी उसको चेहरे पे छिपाते हुए जबरन हंसी लाते हुए वो बोली, बस यूँ ही। अरे बस यूँ ही तो कोई कोर्ट नहीं जाता, किसी वकील से नहीं मिलता। कोर्ट में जाकर वकील से मिली तो कोई ना कोई बात होगी। सच बताना। देख स्वाति, तू पहेलियाँ मत पूछा प्लीज़, मुझे ढंग से बता। चल पता ही थी। मैं गई थी एडवोकेट के पास, क्योंकि मैं ना सुदेश से तलाक चाहती हूँ। पागल, ये क्या बोल रही है? हाँ ये सच है, पर आज ये सच है ना बेईमानी हो गया है, अब नहीं चाह रही। क्यों भाई, क्या हुआ? क्योंकि मेरी समस्या के आधार पर मुझे तलाक मिल नहीं सकता, ऐसा उन्होंने श्याम वर्मा ने बताया। और मैं बार बार गई कि नहीं चाहिए, कोई तो उपाय होगा, पर वो अपने बताते ये आरोप लगा दो, ये गंदे गंदे आरोप। छी, मैं अपने नहीं लगा सकती। तो तू तलाक क्यों लेना चाहती है? उससे सांस ली गहरी और वो ये बोली, क्या बोली, कुछ बातें ना बहुत समय बाद मिली है तुम समझ नहीं पाओगे। अरे समझूंगी, बता तो सही मुझे डिटेल। अब क्या लेना है, तलाक नहीं लेना है, बता तो सही पूरी बात। नहीं अब नहीं लेना, अब नहीं हो पाएगा ये सब भी। ये क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं, जो मेरी समस्या है, तो मैंने उसको कारण बताया वकील को, तो पता नहीं इन कारणों से तलाक नहीं होता। आपको ये 5-7 पैटर्न है, ये बोलोगे कि आपके पति ने ये किया आपके साथ, या तो ही जाके तलाक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। मैं उससे गंदे आरोप नहीं लगा सकती ना, पर उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े मोतियाँ हैं और वहीं से थोड़ा सा टपकी और रह गई। मैं भी कुछ सहन गई, क्योंकि मैंने उसको हंसते हुए भी कई बार देखा है, रोते हुए भी देखा है, और मुस्कुराती तो वो सदैव रहती ही है, मगर आज जो उसके भाव चेहरे पे थे ना, वो पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। और उसको समझ पाना मेरे बस की तो बात नहीं। पर अब मैं करूँ क्या? मैं पशुपेश में पड़ गई। हमारे बीच फिर वही थोड़ी सी छुट्टी छा गई। मतलब मैं उसको समझ नहीं पा रही, बिल्कुल अजीब सी बात। और तलाक लेना था, नहीं लेना है, मतलब सच कहूँ तो मेरा दिमाग तो घूम गया। थोड़ी देर बाद शांति रही हमारे बीच। फिर मैंने कहा, तू सही सही बता ना, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। वो कहती, अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाने पीने का लेकर आ रहा हूँ, तो डिटेल पर बात करेंगे। और कुछ थोड़ी देर में गई तो चली। शायद वो अपने आप को सहज करना चाह रही थी, और इसी दौरान अच्छा हुआ वो भी सहज हो गई, मैं भी हो गई। और आने के बाद नाश्ते के साथ फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे उसके बचपन से लेकर अभी तक की जो कहानी थी एकदम से स्पष्ट हो गई। वो एक रईस माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत बड़ा महलनुमा घर था उनका। प्रत्येक कार्य के लिए पृथक पृथक कर्मचारी नियुक्त थे। सारी भौतिक ख्वाहिशें पल भर में पूर्ण हो जाती थी। रिक्तता थी तो सिर्फ उसके भीतर जो कोमल मन होता है ना उसका, माता पिता के प्यार की तरसता रहा था। उसे माता पिता का सानिध्य चाहिए था। ये बहुत भावुक किस्म की थी, और उसे वो कभी नसीब न हुआ। उसके पापा मम्मी के मध्य जो रिश्ता था, यस डार्लिंग, ओके डार्लिंग, इसके अलावा उनके बीच कभी किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। ऐसा ही महसूस करती। मतलब उसने उन दोनों को कभी हंसते मुस्कुराते, लड़ते झगड़ते, गुस्सा करते कुछ नहीं देखा था। बस वो दोनों अपनी मशीनी ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी अलग थी, दोनों की राहें अलग थी। पता नहीं कैसे वो
समझ नहीं आ रहा। और ये सब देखकर ना स्वाति बहुत दुखी रहती। उसने कई बार कोशिश की कि वो तीनों साथ बैठें, एक साथ बैठकर खाना खाएं, पापा मम्मी साथ बैठें, बातचीत करें, मगर वो सफल नहीं हो पाई। उसके पापा की दुनिया अलग थी तो मम्मी की दुनिया अलग। तो बड़ी कोशिशों के साथ कभी मेहनत करती, मम्मी का सानिध्य पाती, तो पापा को घसीट कर बाहर लाने की कोशिश करती, तो मम्मी छूट जाती। फिर पापा के पास जाती, पापा के साथ बैठकर मम्मी को साथ लाने का प्रयास करती, पता नहीं पापा कब वहाँ से फिसल जाते, तो समझ ही नहीं पाती। फिर एक बार ना उसे और एक ट्राई मरी। उसे पापा की जो सेक्रेटरी है उस पर कुछ आरोप लगाए कि इसे निकाल दे। पापा ने निकाल दिया। तो फिर मम्मी से बोली, देखो मम्मी, पापा को सेक्रेटरी के बिना कितनी दिक्कत हो रही, बेचारे परेशान रहते हैं, सुबह से शाम तक सारा काम उनको संभालना पड़ रहा है। जब तक कोई नई सेक्रेटरी नहीं आती आप ही सेक्रेटरी बन जाओ ना, आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि मैं यही चाहती थी कि वो दोनों किसी न किसी बहाने तो साथ रहें, एक दूसरे के मददगार रहें। पर मम्मी ने वो नहीं करना मेरी बात। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, फिर नई सेक्रेटरी आ गई और पापा का काम ठीक चल रहा था। किसी ने स्वाति को समझने का प्रयास नहीं किया कि स्वाति ऐसा क्यों चाहती। खैर, धीरे धीरे वो भी बड़ी होती गई और उसके जीवन में भी एक अनाथ और गरीब परिवार का लड़का सुदेश आ गया। उसके साथ बैठना, बात करना उसे अच्छा लगने लगा, क्योंकि दोनों की समस्या ये थी, उसके पास माँ बाप थे नहीं, माँ बाप का प्यार बोलने का सवाल ही नहीं उठा। इसके पास थे पर प्यार नहीं था। खैर, मम्मी पापा से के प्यार से दूर उसने दुनिया अपनी जो सुदेश के साथ बसाना चाहने का प्रयास किया। हालांकि सुदेश जो था वो अपनी गरीबी को पहचानता था, अपनी कमजोरियों को जानता था। वो उसने स्वाति को अपनाने की बात कभी सोची नहीं थी, क्योंकि वो इस राजकुमारी को अपने साथ नहीं रख पाएगा। वो इस जमीन आसमान के अंतर से अनभिज्ञ नहीं था। पर जो स्वाति है ना, वो इन सब बातों से दूर सिर्फ वैचारिक समानता को ही देखती थी। इसी बलबूते उसने अपने भीतर एक मजबूत रिश्ते की रचना कर डाली। धीरे धीरे उसने सुदेश को भी इसमें शामिल कर दिया। उसकी फिर मम्मी से बात कही, मैंने नहीं, सवाल ही नहीं उठता, हमारे लेवल का है क्या लड़का कोई, हम नहीं करेंगे। उसकी माँ ने तुरंत सिरे से इनकार कर दिया। किसी भी कीमत पर यह रिश्ता मंजूर कभी नहीं होगा, आज होगा न कल होगा, कोई और होता तो हम भी सोचते। कुछ समझ नहीं आया तो उसने धीरे से पापा से गलती की। पापा भी राजी नहीं है, पर जब उसने बोला मम्मी भी राजी नहीं है, मम्मी ने तो सिरे से ही मना कर दिया, तो पापा ने मम्मी को नीचा दिखाने की गरज से तुरंत हाथ कर, मम्मी होती कौन है तेरे इस रिश्ते को मना, मैं करता हूँ करेगी। और उन्होंने तो इसका तुरंत स्वीकार कर लिया और शादी होगी। मतलब मैं तो सोच भी रही थी कहाँ ऐसी ऐसी रामायण चल रही थी, और बस वो पापा मम्मी का जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का वो रवैया रहता है ना। अब स्वाति की तो इच्छा ही थी कि वो इस घर से दूर अपने स्वदेश के साथ छोटे से घर में प्यार भरी दुनिया बसाए, पर वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पापा ने एक आलीशान बंगला विद फर्नीचर, शानदार गाड़ी, माली, चौकीदार, अर्दली और सारी आवश्यकताओं की चीज़ें, बैंक बैलेंस भी उसके नाम से कर रखा था। तो विवाह के बाद उसको तो वही सारी सुविधाएं जो अपने घर में मिलती थी वहाँ मिलने लगी। और सुदेश इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसे भी चिंता थी कि स्वाति मेरे छोटे से घर में कैसे रहेगी। वो तो एक राजकुमारी है, मैंने इसके साथ शादी की हाँ करके ना बहुत बड़ी गलती की, उसके साथ अन्याय होगा, तो वो बहुत चिंता में रहता था। और जब उसके पिताजी ने ये सब ऑफर किया और दे ही दिया, तो उसको ऐसे लगा कि चलो ठीक है,
जो स्वाति के प्रति मैं चिंतित रहता था उससे थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। मम्मी ने भी उसके भविष्य में थोड़ा सा बैंक बैलेंस बना दिया, तो भविष्य की चिंता भी उसकी दूर होगी। और स्वाति सबसे बेखबर सुदेश को अपने निकट पाकर दुनिया की खुशकिस्मत स्त्री के रूप में अपने आप को देखने लगी। और फिर उसकी जो गृहस्थी है बहुत सुंदर से पंख लगाए आसमान में उड़ने लगी। सुदेश हर कदम पर उसके साथ था, उसके पास था, तो उसके अलावा उसे कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा था। सुदेश की जो तनख्वाह बहुत मामूली थी, मगर स्वाति के मम्मी पापा ने कुछ व्यवस्थाएं इस तरह से करके दी थी कि सुदेश का जो खर्चा है वो न्यून हो गया, तो सारी आय जो उसकी थी जाती है बच जाती। सारे खर्चे तो यही हो जाते थे, कैसे होते थे उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। धीरे धीरे सुदेश ने भी पैसा खर्च करने की अदा जो है, क्योंकि स्वाति जैसी आदर्श पत्नी तो उसके साथ थी, तो उसे गृहस्थी की भी चिंता नहीं थी। और हाथ में आया पैसा उसे लगा कि मैं आराम से उड़ा सकती हूँ। समय पंख लगाए उड़ता रहा। पर सुदेश ने जो नवधनाढ्यों में जो खानदानी रईसों की जो बुरी आदतें होती हैं वो सारी आ गई। स्वाति कभी उससे टाल जाता है। धीरे धीरे उसने उन सभी आदतों को अपना लिया जो स्वाति के गले में करता, जो वो शराब, मतलब अब क्या कहूँ, क्योंकि सब कहता है ना पैसा आता है तो वो अपने जाने से भी गलत सलत रास्ते ढूंढ ही लेता है, और ऐसा ही कुछ हुआ उसके साथ। स्वाति ने बहुत कोशिश की अपनी गृहस्थी को बनाने की, चुपचाप सहन भी कुछ किया, तो उसका एक ही लक्ष्य था कि परिवार कैसे भी खुशहाल बना रहे, पर वो नहीं बैलेंस कर पाई। और सुदेश जो गलत राहों पर निकल पड़ा था वो दोबारा लौट कर नहीं आया। स्वाति को बहुत गुस्सा आता। फिर धीरे धीरे उसने देखा कि सुदेश तो आज स्वतंत्र आसपा चाहता है, वो तो बस वही नव धनाढ़ जैसे उसके पापों की दुनिया थी, बाहरी अय्याशियों में वो भी करने लगा। हालांकि वो इससे कुछ कहता नहीं था, और उसके ऊपर तो कितने एहसान से इतना प्यार दिया था उसने, तो वो सोचती कि ठीक है इसको उड़ना है, अब पैसा मिल गया, उड़ना चाहता है, ठीक उड़े, मैं तो जो चाहती थी अब मुझे नहीं मिलना, तो ठीक है मैं इसको तलाक देती हूँ, मैं अकेली रहूँगी। और बस उसे ऐसा कुछ तो भी लगने लगा कि उन दोनों के मध्य जो झगड़े होते थे अक्सर करके सुदेश ही उनके बीच होता था, और पल्लवी स्वाति से हो जाया करते थे। और धीरे धीरे जब स्वाति को लगा कि मैं अपनी खुशहाल गृहस्थी चलाना में नाकाम हो रही हूँ, तो क्यों न सुदेश को स्वतंत्र आसपा दे। सुदेश ने मुझे बहुत खुशी मिली, यही सोचकर उसने तलाक के इरादे से वहाँ गई कि वो बस उसको सुदेश को दे देगी तलाक, और उसके बाद छोड़ देगी उसको जैसा करना है। और मैं तो जाके तपस्या करूँगी भगवान जी के आगोश में, भगवान जी से साक्षात्कार करूँगी कि आपने मेरी किस्मत इस तरह की क्यों बनाई, मुझे क्यों इतना प्यार से महरूम रखा। मगर अफसोस यहाँ भी उससे निराश किया, क्योंकि तलाक मतलब चाहने के आधार पर नहीं मिलता। तलाक हेतु जो आरोप एडवोकेट ने सुनाए थे, बताए थे, वो अपने सुदेश पर लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो सहजता से अलग। और इस चक्कर में लोगों ने ये स्वाति जब बार बार वहाँ जाती थी कहीं उससे श्याम वर्मा की इसके चक्कर में, अरे बाप रे ये तो घबरा गई, नहीं नहीं नहीं, उसकी गृहस्थी और नहीं बिगड़ जाए मेरे चक्कर में, अब नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस किसी का परिवार नहीं बिखरते देख सकती, मेरा परिवार बिखर रहा है उसे भी नहीं दिखता, अब आँख निचली जो भी कुछ होना है होता रहे, अब बस मुझे यही काम करना है कि अपनी तरफ से खुशियाँ बटोरना बांटना सब छोड़ना, सब चुपचाप 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 ईश्वर की शरण में जाना, और बस दूसरों की खुशी के खातिर अपनी खुशियाँ फिर छोड़, रिश्ते बचाया, बचाया, बरकरार नहीं। धन्यवाद।